रिएक्ट में जो सीएसएस यूज होती है वो हमारी दो टाइप की सीएसएस है। एक तो हमारी इनलाइन सीएसएस यूज होगी और एक हमारी एक्सटर्नल सीएसएस यूज होती है। यहाँ पर इंटरनल सीएसएस यूज नहीं होती है। तो मैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में ही बताऊंगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बना लीजिएगा। यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट और हमने एक डिव बनाया, डिव टैग ओपन डिव टैग क्लोज। इसमें हमने कुछ कंटेंट दिया, दिस इज ऐप फंक्शन कंपोनेंट, ये दे दिया। और जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बन गया होगा। अब हमें यहाँ पर कौन सी सीएसएस इंप्लीमेंट करनी है? इनलाइन। तो जब कभी भी इनलाइन सीएसएस इंप्लीमेंट करनी है तो आपको इस रिटर्न से पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लेट डाटा। अगर ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता तो यहाँ पे लेट कीवर्ड यूज नहीं होता। इज इक्वल टू कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। और इसके अंदर आप अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टी डालिएगा, कैमल केस वाली, जैसे जावास्क्रिप्ट में यूज करते थे वही वाली। जैसे मैंने कहा इसमें पैडिंग पैडिंग कर दी मैंने 40 पिक्सल की, कोमा। मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन किया मैंने सेंटर। और मैंने कहा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड दिया मैंने ऑरेंज। और मुझे ये किस पर लगानी है? इस डिप पर। तो डिप पर जाएंगे और इनलाइन सीएसएस के लिए आपको एक स्टाइल जेएसएक्स एट्रीब्यूट्स यूज करना होगा। और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर, क्योंकि ये जेएसएक्स एलिमेंट है, तो यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को लाने के लिए डाटा, और क्लास होता तो दिस कीवर्ड से आता है। ये सेव करेंगे तो इस डाटा में जो कुछ होगा वो इंप्लीमेंट हो चुका होगा इस डिप पर। चेक करें, ये डिप पर हमारा इंप्लीमेंट हो चुका होगा। हो रहा है जी। और पैडिंग टॉप कर दो, यहाँ पर पैडिंग टॉप या पैडिंग टॉप और 0 पिक्सल, इस तरीके से हो जाएगा ये। और पैडिंग किस पर गलत हो गई है? तो यहाँ पैडिंग भी आ रही होगी, आ रही है साहब। अब यहाँ पर अगर सपोज कीजिए एक और वेरिएबल होता मेरा, लेट डाटा टू, और इसके अंदर मैंने एक सीएसएस की प्रॉपर्टी दी। इसमें जो भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और यहां पे कर दिया अपर केस, मतलब कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। और यहां पर टेक्स्ट का कलर मैंने कर दिया ये ब्लू आ जाए। अब मुझे ये वेरिएबल भी लगाना है इसी डिप पर। और अभी तो एक डिप की फंक्शनलिटी आ रही है, मतलब एक डाटा वाले वेरिएबल की फंक्शनलिटी आ रही है, मुझे डाटा टू वाला इंप्लीमेंट करना है। अगर आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे डाटा टू, तो ऐसे तो लेगा नहीं, ऐसे तो लेगा नहीं। और स्टाइल एट्रीब्यूट्स एक बार यूज कर सकते, दो बार भी यूज नहीं कर सकते। अगर आप सोचे कि भाई यहाँ पर मैं एक और स्टाइल यूज करूं और इसमें क्या डाल दूं, डाटा टू, तब भी इसने एरर दे दिया, ऐसे तो लेगा नहीं। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें? जब इस टाइप की फंक्शनलिटी आपकी, जब आपके मल्टीपल वेरिएबल में सीएसएस की प्रॉपर्टी है और आपको इनलाइन सीएसएस में उसको यूज करना है, तो इसके लिए डबल कर्ली यूज करना है। और स्प्रेड ऑपरेटर 3 डॉट, और पहले वाले वेरिएबल का नाम क्या है? कॉमा 3 डॉट, दूसरे वेरिएबल का नाम क्या है? अब ये दोनों वेरिएबल की प्रॉपर्टी डिप पर इंप्लीमेंट हो चुकी होगी। तो देखो यहाँ पे 3 डॉट का मतलब क्या है कि जो पहले से इसमें है वो तो रहनी चाहिए, हम जो ऐड कर रहे हैं वो और आ जाए। 3 डॉट का मतलब ये रहता है। और अगर मुझे डायरेक्ट यहाँ पे सीएसएस की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है, सपोज कीजिए जैसे मुझे बॉर्डर देना है, तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और प्रॉपर्टी का नाम बॉर्डर, और बॉर्डर दिया मैंने 7 पिक्सल थिकनेस का, डॉटेड, और इसका कलर दिया मैंने ग्रीन।
तो यहाँ पे चेक करेंगे एक बॉर्डर भी आया होगा। आ रहा है जी। तो अगर आपको इनलाइन में डायरेक्ट सीएसएस देनी है तब भी वो डबल कली के अंदर ही सीएसएस की प्रॉपर्टी लगेगी। एक वेरिएबल है, एक कली के अंदर मल्टीपल वेरिएबल होंगे, तो डबल कली में यहाँ पर स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करते हुए आप इनको यूज कर लेंगे। ठीक है। तो यहां पर एक और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट आर एफ सी ई, यहां पे हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया और इसके अंदर सेम कंटेंट डाल दिया। अब मैं यहां से स्टाइल को हटाता हूं। अभी फिलहाल के लिए मेरा डिव है, डिव के अंदर मेरा h2 है। अब थोड़ा सा ध्यान देना इधर, मैंने यहां पे अगेन दो वेरिएबल बनाए। पहले वाले वेरिएबल का नाम लेट, वही इसका कर दो लाइट इजिकल टू, और एक वेरिएबल लिया लेट डार्क। ये दो वेरिएबल है मेरे। लाइट वाले में मैंने एक वेरिएबल बनाया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का कलर दे दिया मैंने कैसा, लाइट ग्रे, लाइट ग्रे। और इसमें जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट का कलर कैसा कर दूं, डार्क, डार्क मतलब ब्लू। और इसमें पैडिंग, पैडिंग कर दी मैंने 40 पिक्सल और 0 पिक्सल। ये एक वेरिएबल बना दिया। दूसरे वाले वेरिएबल में आओ, इसमें बैकग्राउंड किया मैंने ब्लैक, फॉन्ट का कलर व्हाइट, और पैडिंग सेम। ठीक है जी। अब मैं गया यहां पर डिप पर, मैंने यहां पे एक स्टाइल टैग यूज किया और मैंने कहा मेरी कोई भी कंडीशन है, बुलियन वैल्यू ट्रू है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया। अगर ये ट्रू है तो मेरा लाइट, नहीं तो डार्क वाला वेरिएबल इंप्लीमेंट हो। अब ये लाइट वाला वेरिएबल और डार्क वाला वेरिएबल किस पे डिपेंड है, कंडीशन पर। अभी कंडीशन ट्रू है तो लाइट वाला वेरिएबल में जो प्रॉपर्टी है सीएसएस की वो इंप्लीमेंट हो रही होगी फिलहाल के लिए, वही आ रही है। और अगर इसको मैं करता हूं फॉल्स, तो अब यहां पर ये कैसा आ रहा है, डार्क आ रहा है। अब आप चाहें तो इसकी वैल्यू को क्लिक की हेल्प से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में वैल्यू अपडेट करना बताया नहीं बताया, नहीं बताया। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे। तो अब हमारा काम है यहां पर एक्सटर्नल सीएसएस को लगाना। ये तो इनलाइन सीएसएस होगी हमारी। तो एक्सटर्नल के लिए यहां पहले एक कंपोनेंट बना लो और यहां पर हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट और एक डिव ही बनाया। इसमें S2, यहां पर लिख दो दिस इज फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है जी। अब हमारा काम क्या है, कोशिश ये करना जिस नाम का कंपोनेंट होता है उसी नाम की सीएसएस की फाइल बनाओ। एक्सटर्नल बनना है तो सोर्स पे जाएंगे और यहां पर फाइल का नाम मैंने कर दिया app.css। एक्सटर्नल की फाइल बन गई। अब इन दोनों फाइलों को लिंक करना होता है। यहां पर लिंक करने के लिए आपको इंपोर्ट करनी पड़ी फाइल। कैसे इंपोर्ट, कहां पर है, करंट डायरेक्टरी में। फाइल का नाम क्या है, ऐप डॉट, ये लिंक हो गई, ऐसे लिंक होगी ये फाइल। और यहां पर हमारे प्री डिफाइंड सिलेक्टर यूज नहीं होंगे, आपको इनको यूजर डिफाइंड बनाना होता है, क्लास देनी होती है। तो यहां पर क्लास प्री डिफाइंड है, क्लास नेम यूज होता है, नेम का N कैपिटल।
यहाँ पे कोई भी नाम डाल दो। मैं डाल दिया मैन, डॉट मैन। मैंने कहा इसमें जो पैडिंग आनी चाहिए वो आ जाए 50 पिक्सल की। मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी इस डिप पर इंप्लीमेंट हो रही होंगी। हो रही है जी। एगो क्लास बना लो। मैं दूसरी क्लास बनाई, डॉट डेमो। मैंने कहा इसका फोन का कलर रेड आना चाहिए या ब्लू आना चाहिए। इस क्लास को भी इंप्लीमेंट करना है तो स्पेस दीजिए, डेमो। कितने भी नाम दे सकते हैं, क्लास यूनिक नहीं होती है। दोनों इंप्लीमेंट हो रहे होंगे यहाँ पर। तो अगर आप इस टाइप की सीएसएस करते हैं तो इस टाइप की सीएसएस को हम बोलेंगे कि ये हमारी एक्सटर्नल सीएसएस है। अब यहाँ पर आपको अपने कंपोनेंट में इमेज कैसे लगाएंगे। अब इमेज लगाने के भी दो तरीके बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले RFCE और यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट। हमने डाला H1 में इमेज इंसर्ट। ठीक है। अब एक तो इमेज आप पब्लिक वाले फोल्डर से लगाएंगे, तो पब्लिक वाले फोल्डर से इमेज लगाते हैं तो वो डायरेक्ट लगती है IMG SRC। पब्लिक तक का पाथ हर कंपोनेंट को पता है, पब्लिक का पाथ नहीं देंगे। पब्लिक के अंदर जितने फोल्डर होंगे उनका पाथ देंगे। तो हमारा फोल्डर का नाम क्या है, इमेज। इमेज, इमेज के अंदर एक इमेज पड़ी हुई है जिसका नाम है M1.jpg। एम्प्टी टैग होता है सेल्फ क्लोजिंग, इसमें ऑल्ट देना मस्ट होता है। अब ऑल्ट में क्या लिख रहे हैं, क्या कैसे लिख रहे हैं, वो आप कुछ भी लिखिएगा। अब इस इमेज की जो डिफॉल्ट हाइट विड्थ होगी वो डिस्प्ले हो रही होगी आपकी। आप चाहे इमेज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, वही एट्रीब्यूट्स। हाइट इज इक्वल टू, मैंने कहा 100 पिक्सल। विड्थ मैंने कहा 15%। चेक कर लो, उसी हाइट विड्थ में आ गई। थोड़ी विड्थ कम कर दो, 10% कर दो, आ रही है जी। और दूसरी इमेज मुझे कहां से लगानी है, दूसरी इमेज लगानी है मुझे, कट किया, अपने सोर्स फोल्डर में डाल दो। अगर सोर्स फोल्डर में कोई इमेज है उसको लगाना है तो पहले उस इमेज को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट पिक वाले वेरिएबल में, कहां से, फ्रॉम, क्या नाम है, कौन सी इमेज है, W1.jpg। अब W1.jpg इमेज उठ के कहां गई, पिक में। अब इसको भी लगाना है। इसको लगाने के लिए अब वो वेरिएबल है तो यहाँ पे ये JSX है, तो यहाँ पे कर्ली ओपन कर्ली क्लोज यूज करना पड़ेगा। और वेरिएबल का नाम क्या है, इसकी हाइट विड्थ डिफॉल्ट आनी चाहिए। चेक कर लो जी, ये इमेज भी आ गई होगी। अब ऑल्ट नहीं लगाया, लगा दिया, ठीक। क्या कह रहा है, डिड यू मीन, अच्छा करंट डायरेक्टरी नहीं लगाई, ठीक है, करंट डायरेक्टरी लगानी पड़ेगी। चेक करो जी, ये इमेज भी आ चुकी होगी। अगर आप सोर्स वाले फोल्डर से लगाते हैं तो पहले उस इमेज को इंपोर्ट करना होता है, तब जाके लगेगी। और पब्लिक फोल्डर का पाथ हर कंपोनेंट को पता है, चाहे वो कंपोनेंट सोर्स में किसी भी लेवल बना हुआ है, हर कंपोनेंट को पब्लिक का पाथ पता है। आप पब्लिक के अंदर जो फोल्डर होंगे उसका पाथ देंगे, पब्लिक का कभी पाथ नहीं देते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं इमेज लगाने के। लिख ले। अब हमारा काम है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हमने वैल्यू को अपडेट करना सीख लिया था। अगर हमें वैल्यू को फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में अपडेट करना है तो मैंने आपको हुक बताया था। यहां पर फंक्शन के अंदर हमारे हुक होते हैं। अगर मैं बात करूं हुक की डेफिनेशन की, तो मैं हुक की एक डेफिनेशन दिखा देता हूं आपको। हुक है क्या, ये देखो, क्या बता रहा होगा, hook allow function component to have access to state and other React features because this class component are generally no longer need। तो यहाँ पे आइए, React की वेबसाइट क्या कर रही है,
बुल्ड इन रिएक्ट हुक, प्री डिफाइंड है हमारे। हुक लेट यू यूज डिफरेंट रिएक्ट फीचर्स, रिएक्ट के फीचर्स को डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं। फ्रॉम योर कंपोनेंट यू कैन आइदर यूज द बुल्ड इन हुक और कंबाइन देयर और बुल्ड ऑल, मतलब आप अपना बना भी सकते हैं। तो यहां पर जो हुक होते हैं हर किसी का ऐसा नहीं है जी, बहुत से हुक रिएक्ट के, बहुत से रिएक्ट आउटर डॉम के, जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हुकों को पढ़ेंगे। अभी मैं जो हुक बताने जा रहा हूं वो रिएक्ट का हुक है। हमारे पास रिएक्ट इंस्टॉल होकर आया है, उसी रिएक्ट के अंदर से हमें क्या करना पड़ेगा, हुक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जब हुक इंपोर्ट होता है तो उसको इनिशियलाइज भी करना होता है। थोड़ा सा देखना समझना इसको। तो यहां पर RFCE, अब इस रिएक्ट के अंदर से आपको एक हुक लेना पड़ेगा और हुक का नाम है यूज स्टेट। जितने भी हुक आज तक बने हैं वो हमेशा यूज कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं। अगर यूज कीवर्ड से कुछ स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब आप समझना ये हुक है। हुक हमेशा यूज कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं। और जितने भी हुक हैं उन हुकों को यहां पर इनिशियलाइज भी करना होता है। देखो, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, यूज रिड्यूजर, यूज कंटेक्स्ट, बहुत सारे हुक हैं यूज से ही। यूज परम्स, यूज नेविगेट, बहुत सारे जो यूज कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं। हमेशा हुक यूज कीवर्ड से स्टार्ट होंगे आपके। अब जितने भी हुक हैं हर हुक की अलग अलग फंक्शनलिटी होती है। तो अब मुझे इस हुक को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। लेट वेरिएबल लिया डाटा और इस हुक को इनिशियलाइज किया, और इस हुक में मैंने डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी अमित। अब जो हुक होता है एक इंडेक्सिंग देता है। बाय डिफॉल्ट ये अमित जो वैल्यू होगी डाटा 0 इंडेक्स की होगी। यहां पे मैंने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया और H1 में लिखा मैंने नेम इज इक्वल टू डाटा 0 इंडेक्स। अब 0 इंडेक्स पे क्या है मेरा अमित, ये अमित उठ के आ रहा होगा। अमित उठ के आया। अब मुझे करना क्या है, मैंने यहां पे एक बटन बनाया और मैं क्या चाह रहा हूं, इस बटन के क्लिक पर इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो ऑन क्लिक किसी फंक्शन का रेफरेंस दे दूं, सो। अब ये सो फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, बनाइए। लेट सो इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया। अब यहां पर डाटा 0 की वैल्यू क्या थी अमित, और मैंने कहा डाटा 1 पर जो वैल्यू है मेरी वो क्या हो जाए, वो हो जाए सुमित। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डाटा की इंडेक्सिंग चेंज होगी। इंडेक्सिंग चेंज होगी तो ये क्या करेगा, सुमित को, अमित को सुमित बना देगा। लेकिन काम यूज स्टेट से ऐसे नहीं होता। यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने सीखा यूज स्टेट जो हमें दे रहा है एक एरे दे रहा है। ये तो पता चला इससे। तो काम कैसे होता है ये देखिएगा। ये केवल मैंने ये दिखाया था कि यूज स्टेट आपको एक एरे दे रहा है। काम इस तरीके से नहीं होगा, काम हमारा कुछ दूसरे तरीके से होता है। देखिए कैसे। सेम चीज कॉपी मैंने यहां पेस्ट किया और यहां पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने इस यूज स्टेट को इनिशियलाइज करना है। अब यूज स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए ये आपको एक एरे देगा और इस एरे में पहला वेरिएबल और दूसरा इस वेरिएबल को चेंज करने के लिए एक मेथड। कुछ भी नाम दे सकते हो, दोनों नाम कुछ भी हो सकते हैं यहां पर। लेकिन पहला जो वेरिएबल होगा एरे में, पहला जो आइटम होगा वो हमेशा क्या रहेगा, एक वेरिएबल, और दूसरा जो रहेगा वो एक मेथड। और इस मेथड का काम क्या है, इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना। यहां पर जो डिफॉल्ट वैल्यू डाली वो किसकी है, इस डाटा की है। बात समझ में आई। जब यूज स्टेट को इनिशियलाइज करेंगे तो यूज स्टेट क्या करेगा, आपको एक एरे देगा। इस एरे में पहला पहला आइटम क्या होगा, एक एक एलिमेंट, मतलब एक वेरिएबल, और दूसरा एक मेथड, और इस मेथड का काम क्या है, इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना। अब मैंने जो अमित दिया है किसकी वैल्यू बन गई, डाटा की। यहां पे डाटा को प्रिंट कराओ, जैसे डाटा प्रिंट कराएंगे तो यहां पे अमित आ रहा होगा। अमित आ गया। अब मुझे इस बटन पे क्लिक करना है, तो ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर मैंने किसी फंक्शन का रेफरेंस दिया सो,
अब मुझे ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, लेट सो एरो फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए। अब इसकी वैल्यू चेंज कौन करेगा? सेट डाटा। सेट डाटा क्या करे भाई, जहां पर अमित अमित है वहां पर राहुल कर दे, बस ये चेंज हो चुकी होगी, वैल्यू चेक कर ले। ठीक है, इस तरीके से आपको यूज स्टेट से वैल्यू को, इसी यूज स्टेट का एक और एग्जाम बनाते हैं। और हमें करना क्या है, हमारा कोई नंबर रहेगा और उस नंबर को हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करना है। बार बार क्लिक करें तो यहां पर RFCE, मैंने यूज स्टेट को इंपोर्ट किया। यूज स्टेट को इनिशियलाइज कीजिए, लेट नम, इसको चेंज करने के लिए सेट नम नाम का मेथड, ये कौन देगा, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी 50। ठीक है साहब, अब मेरा काम क्या है, सबसे पहले इस वैल्यू को ऐड करना, H1 वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू किस में मेरी, नम में। तो नम में क्या है, 50 आ चुका होगा। और मेरा काम क्या है, मैंने यहां पे एक बटन बनाया और बटन का नाम रहेगा इंक्रीमेंट। ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर INC का रेफरेंस दे दिया। INC बनाना पड़ेगा, लेट INC एरो फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए। कौन चेंज करेगा? अब मुझे क्या करना है, जो भी नम की वैल्यू है उसमें हर बार एक ऐड हो, यही करना पड़ेगा। चेक करें, इंक्रीमेंट हो रहा होगा। और एक और बटन पेस्ट किया, DEC, इसको ही बनाना पड़ेगा। सेम मेथड कॉपी, यहां पेस्ट, मेथड का नाम DEC, और मुझे क्या करना है, हर बार यही मेथड एक माइनस करेगा। इससे इंक्रीमेंट तो इससे डिक्रीमेंट, जहां पर इंक्रीमेंट रुका वहीं से डिक्रीमेंट करेगा। हो रहा है जी, इसका नाम चेंज कर दो, ये हो जाएगा मेरा DE डिक्रीमेंट। बस ये डिक्रीमेंट करेगा, ये इंक्रीमेंट करेगा, कर रहा है। तो नम के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसमें एक ऐड करता है। मैंने क्या किया, यहां पर एक और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ही बनाई है, RFCE। यहां पे हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया, एक डिप बनाया, इस डिप के अंदर एक H2, दिस इज ऐप फंक्शन कंपोनेंट, और एक पैराग्राफ दे दो, दिस इज एक्सटर्नल CSS। ठीक है साहब, अब हमें क्या करना है, इस क्लास को इंपोर्ट कीजिए। यहां पर पहले इसको कमेंट कर देता हूं, इस CSS वाली फाइल को इंपोर्ट कीजिए। कैसे इंपोर्ट होगी, इंपोर्ट सिंगल डॉट, और फाइल का नाम क्या है, app.css। इंपोर्ट हो गई। अब इंपोर्ट होने के बाद अब हमें क्लास बनानी है। यहां पर क्लास बनाओ, डॉट लाइट, और लाइट में क्या दिया मैंने, इसमें एक तो पैडिंग दे दो, पैडिंग दिया मैंने 50 पिक्सल और 0 पिक्सल। बैकग्राउंड दीजिए, बैकग्राउंड कैसे दे दूं, लाइट है, लाइट ग्ले, ये दे दो, क्या दिक्कत है, कोई भी दे दो। और यहां पर फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का कलर कर दो डार्क, मतलब ब्लू। ठीक है जी, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेम चीज कॉपी करो और पेस्ट करो। ये रहेगा हमारा डार्क, बैकग्राउंड किया हमने ब्लू, और फॉन्ट का कलर किया हमने व्हाइट।
ठीक है साहब, बाकी सब कुछ सही है। अब मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है। अब ये क्लास नेम यूज करना पड़ेगा, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। मैंने कहा मेरी कंडीशन ट्रू है, टर्नरी ऑपरेटर, तो मेरी क्लास यूज करो लाइट, नहीं तो डार्क। चेक कर लो, अभी ट्रू है तो लाइट आनी चाहिए, लाइट आ रही है। और कंडीशन को किया हमने फॉल्स, अब ये डार्क आनी चाहिए। चल रहा है यहां तक, ठीक है। अब मैंने एक बटन बनाया, ये बना दूं ऊपर, और बटन का नाम लिखा चेंज थीम्स। चेंज थीम। अब मैं इस पर क्लिक करूं तो इसके क्लिक से ही लाइट और डार्क होना चाहिए, तो मुझे क्लिक करना है। तो अब यहां पर मुझे यूज स्टेट हुक की नीड होगी, तो यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, और यूज स्टेट हुक को इनिशियलाइज भी करना होगा। लेट यहां पे कर दिया चेक, और इसको चेंज करने के लिए सेट चेक नाम का एक मेथड, और यहाँ पे यूज स्टेट नाम कुछ भी दे सकते हैं। और इसमें कंडीशन मैंने ट्रू दे दी, और यहाँ पे ट्रू है तो मैं किसकी वैल्यू रखूंगा यहाँ पर, चेक की। चेक में कंडीशन ट्रू है तो अभी क्या आना चाहिए, लाइट आना चाहिए, लाइट आ रहा है। और अगर मैं यूज स्टेट में फॉल्स करता हूं तो क्या आना चाहिए, डार्क आना चाहिए। यहां तक चल रहा है। अब मेरा काम क्या है, इस यूज स्टेट की वैल्यू को चेंज करना। ऑन क्लिक, और यहां पे लिख दो चेंज डाटा, उसका रेफरेंस दे दिया। अब ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये फंक्शन बना लो, लेट चेंज डाटा इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट। अब यूज स्टेट की वैल्यू कौन चेंज करेगा, सेट चेक। और सेट चेक में फॉल्स है तो यहाँ क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। बाई डिफॉल्ट फॉल्स है। और मैं चाह रहा हूं फिर क्लिक करूं तो फिर डार्क, फिर क्लिक करूं लाइट, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। जो चेक है टर्नरी ऑपरेटर, फॉल्स है तो क्या होना चाहिए, ट्रू, नहीं तो फॉल्स। बाई डिफॉल्ट इसमें क्या है, फॉल्स ही है। ट्रू कर दो, ट्रू है तो फॉल्स कर दो, बस हो गया काम। क्या हुआ, उल्टी कंडीशन लग गई शायद। चेक में क्या है, यहाँ पे ट्रू करो, लो अब सही है ना। काम क्यों नहीं कर रहा भाई, एक मिनट। ऑन क्लिक चेंज डाटा लिया मैंने, और चेंज डाटा में मैंने क्या किया, ये बन गया। और सेट चेक क्या कर रहा है, वहां पे ट्रू है तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फॉल्स है ना। ये तो आ रहा है मेरा, ये तो मेरा आ रहा है, चेक करो, ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ फिर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, तो फिर क्लिक करेंगे दोबारा से ये फंक्शन कॉल होगा, नहीं होगा। तो दोबारा से फंक्शन कॉल होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कमेंट कर दो। तो मुझे क्या करना है, सेट चेक, सेट चेक। अब किसकी वैल्यू चेंज करनी है मुझे, चेक की। तो चेक को पहले चेक करना पड़ेगा, चेक टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशन अगर इसमें ट्रू है तो क्या करो, इसको क्या बना दो, फॉल्स बनाओ। अगर फॉल्स है तो क्या बनाओ, ट्रू बनाओ। हो गई जी, लाइट और डार्क चल रहा है। तो इसी तरीके से आप चाहते तो इनलाइन सीएसएस का भी यूज कर सकते थे, ऐसे वो बन जाती। ये है साहब यूज